देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सरकार ने 2023-24 के आम बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। सरकार की माने तो इस बार रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि, सामाजिक विकास की योजनाओं पर पिछले साल की तुलना अधिक बजट की व्यवस्था सरकार कर सकती है। आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार आम बजट को लेकर तैयारी कर रही है। बजट बेहतर तरीके से बने, इसके लिए आम लोगों का सुझाव भी लिया जा रहा है। उनका कहना है कि बजट में महिलाओं, किसानों, नौजवानों के साथ आजीविका विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्लान तैयार किया गया है। तो बजट के लिए आम लोगों का सुझाव लिया जा रहा है। देखिए, आम बजट पेश होना है और उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बजट इस कदर होना चाहिए कि आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिले। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष का बजट हो चाहे इस वर्ष बजट हो, जनता के सुझाव पर आधारित है। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी आय के संसाधन है वो किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष ये भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं, महिलाओं और जो हमारे काश्तकार हैं, खासतौर पर मोटे अनाज के पूरे भारतवर्ष के अंदर महत्व देने का मोदी जी ने किया है और मोटे अनाज का और परंपरागत खेती का केंद्र उत्तराखंड बने, इस दिशा में हम सबका प्रयास रहेगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे बजट का प्रावधान इस क्षेत्र में किया जाएगा। तो आपको बता दें, देहरादून में जहां पर तमाम बजट को लेकर तैयारियां की जा रही है, संगोष्ठी की जा रही है। चूंकि देखिए, आम बजट पेश होना है और इस आम बजट को लेकर तमाम वो तैयारियां की जा रही हैं ताकि आम बजट का सीधा असर जो है आम जनता को पड़े। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि रोजगार और आजीविका को बढ़ाने के लिए ये फोकस होगा ये बजट, और बजट के लिए आम लोगों का सुझाव भी लिया जा रहा है। इससे पहले भी देखिए, जब बजट पेश होना था और उस दौरान सभी आम लोगों से लगातार सुझाव लिए जा रहे थे कि उनके लिए बजट किस तरीके का होना चाहिए, क्या उम्मीदें वो लगाकर बैठे हुए हैं। उद्योगपतियों से चर्चा की गई, व्यापारियों से चर्चा की गई और देखिए, जैसे गणमान्य लोगों के साथ चर्चा कर बजट पेश किया गया था और इस बार भी इसी तरह का ये बजट तैयार किया जा रहा है। चूंकि आम बजट किस तरीके का हो, सबकी नज़र है कि कितना फायदा आम बजट उनको पहुंचाने वाला है। तो आम बजट को लेकर तैयारियां तेज है। हर एक व्यक्ति से सुझाव लिया जा रहा है कि बजट किस तरीके का होना चाहिए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आम बजट पर हर किसी की नजर है और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है वो आम लोगों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। आजीविका के क्षेत्र में फोकस होगा, इस आम बजट को लेकर रोजगार पर फोकस होगा। जी देखिए, राज्य सरकार ने इस बार भी एक पहल की है कि अपना आम बजट लाने से पहले वो हितधारकों के साथ, यानी ऐसे लोग जो बजट से प्रभावित होते हैं, चाहे वो उद्योग जगत से जुड़े लोग हों, कारोबारी हों, उन सब के साथ वो डिस्कस करके कि नीतियों में क्या सुधार हो, क्या परिवर्तन हो जिससे लोगों को लाभ मिले। इन सारी विषयों पर चर्चा करके ही राज्य सरकार बजट लाएगी और बजट के लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। जो ने अलग अलग विभागों से उनकी डिमांड मांग ली है और खर्च के सापेक्ष राज्य सरकार बचत का भी प्लान लेकर चल रही है कि वो विभागों की जो डिमांड है, विभाग ने जो डिमांड बीते वर्ष की उसके सापेक्ष कितना खर्च किया या अतिरिक्त डिमांड करके बर्डन किया सरकार पर, एक बोझ दिया। तो इन सारे विषयों का समीक्षा चल रही है। अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अफसर इस पर मंथन कर रहे हैं और जल्द ही हितधारकों के साथ बैठकें भी शुरू होंगी। इसके साथ ही साथ सुदीप, देखिए, लगातार पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह से हितधारकों के साथ और व्यापारियों के साथ, उद्योग जगतों के साथ उन्होंने बैठक की थी, संवाद किया था। क्या ऐसी तस्वीर आज भी बताई जा रही है कि लगातार बजट से पहले ये तमाम संगोष्ठियां की जाएंगी जिसमें सुझाव लिया जाएगा आम लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए, यही तैयारी है राज्य सरकार की कि जो बजट है वो आम लोगों के जो हित में आ रहा है, वो योजनाएं भी आम लोगों के हित की हो, आम व्यक्ति के हित की हो। एक व्यक्ति को बजट का लाभ मिले,
योजनाएं सिर्फ देहरादून सेंट्रल ना हो, देहरादून के हिसाब से ही न बने, अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। यही वो सारी वजह हैं जिस वजह से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के वित्त मंत्री चर्चा करेंगे हितधारकों के साथ और उसके बाद निर्णय लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, बजट के लिए आम लोगों का सुझाव लिया जाएगा और बजट से पहले उन सुझावों पर सोच समझकर इस बजट को भी उस तरह बनाया जाएगा तो रोजगार और आजीविका को बढ़ाने के लिए ये पूरा बजट होगा, उस पर फोकस होगा। देहरादून में बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वित्त मंत्री, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। मंत्री सभी राज्यों में जाकर बजट के बारे में विस्तार में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान लोन के लिए IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा है और IMF भारत की इकोनॉमी को मील का पत्थर मान रहा है। इस बजट में 35,000 करोड़ के हाइड्रोजन एनर्जी को डेवलप करने का प्रावधान है, 35,000 करोड़। और इसके पहले 19,000 करोड़ की घोषणा कैबिनेट ने पहले से की हुई है। तो आप जान लीजिए कि उसमें क्या होगा। ग्रीन कवर, पर्यावरण के विकास, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, तो ये सब तो उसी का पार्ट है ना। तो अगर 35,000 करोड़ की योजना देश के हाइड्रो कवर को मजबूत करने के लिए प्रावधानित है, तो भाई तो आपने बहुत छोटी सी बात कही। तो राज्य को उससे आर्थिक लाभ मिले, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था करने की जरूरत है। बहुत आपने सही, ये डिटेल की बात है। जब ये पूरी योजना नोटिफाई होगी तो स्वाभाविक है जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं जहां ग्रीन कवर बहुत है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आसाम है, उनको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि वो देश की देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय बजट की खूबियों को मीडिया के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पुष्प गुच्छ रविशंकर प्रसाद का स्वागत किया गया। देहरादून में एक बार गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में मौन उपवास किया है था, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, यही वजह है कि हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, उत्तराखंड में इस बार बजट सत्र गैरसैंण में होगा। तो बिना मुद्दे किए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हरीश रावत, ये आरोप लगाया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बिना मुद्दे के ही लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस। तो गैरसैंण में ही होगा बजट सत्र। तो लगातार गैरसैंण में बजट सत्र कराने को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और इसी को लेकर देखिए अब हरीश रावत ने मौन उपवास रखा हुआ है। सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्म राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी है और गैरसैंण का समृद्ध विकास ये हमारे लक्ष्य में है। सरकार
हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले के बाद जेईई परीक्षा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायतें मिल रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद हरिद्वार एसआईटी द्वारा मामले की जांच की गई और कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसआईटी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7 लाख रुपए और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। वहीं हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेईई परीक्षा में अनियमितता मिलने से बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर 3 तारीखों को कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं, साथ ही कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की आयोजित की गई एजेई परीक्षा में प्राथमिक रूप से अनियमितता मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुकदमा 3 तारीख को थाना कनखल पर दर्ज किया गया था। इसके बाद एसआईटी के द्वारा इसमें 7 संकलन की कार्रवाई की गई, जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनुभाग अति गोपन में नियुक्त अनुभाग अधिकारी जो इस परीक्षा से जुड़ा हुआ था संजीव, इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ 2 ऐसे दलाल हुए हैं जिनके माध्यम से काफ़ी सारे छात्रों को इसमें प्रश्नों को दिया गया था, जिसमें उसका नाम नितिन चौहान और सुनील सैनी, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों से अलग अलग रूप में जो अवैध धनराशि अर्जित की गई थी करीब 7 लाख रुपए, ये भी बरामद हुए हैं। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य भी मिले हैं जो छात्रों से रिलेटेड है, इसमें विवेचना की जा रही है। तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। हरिद्वार जिले में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी अवैध शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। अवैध शराब के कारोबारी ठिकाने बदलकर कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ड्रोन की मदद से छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, जिससे जल्द हरिद्वार जिले में अवैध शराब के काले कारोबार पर नकेल कस सके। अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि देहात क्षेत्र में अवैध शराब को लेकर विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा काफी मात्रा में लहन और भट्टियों को नष्ट किया गया है। अवैध शराब के कारोबारी जंगलों में ठिकाने बदल बदल कर कार्य कर रहे हैं। विभाग इसके ठिकानों को चिन्हित कर रहा है। इसके लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। शराब है, कच्ची शराब है, उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके लिए हमने लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चला रखा है। आज हमने रणजीतपुर के बाणगंगा के किनारे काफ़ी मात्रा में लहन और भट्टियाँ नष्ट की है। और क्या हो रहा है कि सुदूर जंगलों में और नालों के किनारे जहाँ पर हमारी पहुँच देर में हो पाती है, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते क्योंकि बार बार ये अड्डे बदलते रहते हैं, इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिन अड्डों को चिन्हित करके उनको भट्टियों को नष्ट किया जाए। और इन अड्डों को समूल रूप से नष्ट करने के लिए विभाग जो है प्रतिबद्ध है, तो ड्रोन से भी हम सर्च करा रहे हैं। मान के चलिए कि होली के पास तक हम इस पे काफ़ी नियंत्रण और स्थापित कर लेंगे। हर की पौड़ी के आसपास हमने लगातार छापे डलवाए अपने जब से मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है। शराब अल्मोड़ा में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली लागू करने का विरोध अब विकासखंड के ग्राम प्रधान करने लगे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पर्वतीय इलाका विषम भौगोलिक परिस्थितियों के होने के कारण मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, जिसके चलते मनरेगा योजना के कार्यों में लगे मजदूरों की मोबाइल के जरिए 2 उपस्थिति दर्ज कराई जाना मुश्किल हो जाता है। अगर 2 बार की एंट्री नहीं होगी तो उन्हें भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न होगी और मनरेगा योजना के कार्य में भी प्रभावित होंगे। सरकार को इस प्रणाली को खत्म करने की पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहिए। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम चला है, वो हमारे पहाड़ के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमारे लिए यह योजना ठीक नहीं है, क्योंकि 2 टाइम इसमें जो ऑनलाइन हाजिरी लेनी है, हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि बहुत जगह हमारे नेटवर्क की सिस्टम की समस्या है। इस वजह से अगर माना हमारा लेबर आ जाता है और लेबर आ गया, एक टाइम का उसकी हाजिरी हो गया और सेकंड टाइम में उसकी हाजिरी नहीं हुई, और वो तो अपना पूरा दिन लेगा, लेकिन हमें सरकार आधा ही पैसा देगी। और जब नहीं आएगा, अगर वो आदमी हम घर गांव से 2-3 किलोमीटर दूर गया है काम में और उसका वहाँ हम सुबह भी नहीं आया, तो उसका दिन तो बर्बाद हो गया, हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सरकार हमें उसका पैसा नहीं देगी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि इसको जिस तरह से पूर्व में मनरेगा का कार्य चल रहे थे उसी तरह इसको हाजिरी वाला लगा रखा है इन्होंने कि 2 टाइम होगा, क्योंकि ऐसा है कि लेबर गांव का जो होता है वहाँ एक तो न नेटवर्क चलता है, न किसी में हमारे मोबाइल में पैसा भी नहीं होता है, किसी में हमारे पास वहाँ टाइम भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब मानो हमारा कोई ब्लॉक का काम है, हम यहाँ आए, अगर किसी ने हाजिरी नहीं ली तो उसकी पूरी दिन की दिहाड़ी जा सकती है, उसका यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकता है।
कल को सरकार यही कहेगी कि ऑनलाइन हमने हाजिरी मांगी थी भाई, जितने यहाँ आपकी हाजिरी आई उसी अनुसार आपका पेमेंट भी होगा, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और ये देने में हम असमर्थ हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। गंगा स्नान सहित दान पुण्य कर माघ पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व होता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम कर रखे हैं। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों अपने नजदीकी तीर्थ स्थल पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। हम जोधपुर से आए हैं। जोधपुर के पास मतलब पाली गांव है और उससे भी पास में मारवाड़ जंक्शन है, वहाँ से आए हैं। ठीक है, दादाजी को लेके आए हैं, यहाँ स्नान किया। यहाँ की पवित्रता देखते हुए हमको बहुत खुशी मिली और एक मतलब हमारे अंदर ऐसी भावना, एक भक्ति की, स्नान करने के बाद में मैंने यहाँ शराब छोड़ी है और आज जीवन कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पीऊँगा। इतनी मैंने शराब पी जिससे मेरा जीवन नष्ट हो गया और मैं नौकरी करता था रेलवे में, बाकी बहुत ड्रिंक करता था। यहाँ आने के बाद में मैंने प्रण ले लिया, शराब छोड़ दी और गुटखा छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं, घर वाले बहुत खुश है। इतने मेरा मतलब क्या है कि नहीं, मन की स्थिति इस मतलब गंगा मैया ने मेरी मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया है। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है कल से नहाने के बाद में। बहुत खुश हूँ मैं, यहाँ के साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छी लगी मेरे को। हम जोधपुर से ही आया हूँ। ये जो पूर्णमासी का जो स्नान है, आज बड़ी भीड़ हो रही है जी, पर क्या नज़ारा देख रहे हैं, क्या महत्व है इसका? बहुत महत्व है इसका, हिंदू पारंपरिक का सबसे बढ़िया महत्व है ये, और ये पूर्णमासी का विशेष स्नान है। अच्छा, यहाँ हर की पैड़ी पर क्या देख रहे हैं, कैसा नज़ारा है? बहुत सुंदर नज़ारा है, इतना बढ़िया नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, परम आनंद। आप स्नान करने के लिए आए? जी जी, मैं भी शाहजहांपुर से ही आया। पौड़ी में कंडोलिया में किंकालेश्वर मोहल्ले जाने वाली सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन अब सक्रिय होकर बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। आपको बता दें, 2 साल पहले ही यहां सड़क चौड़ीकरण के कार्य किए गए थे, जिसके बाद रखी गई सुरक्षा दीवार कुछ समय पूर्व ही ढह गई थी, जिसके बाद से इस लैंडस्लाइड जोन में पत्थर और मिट्टी लगातार दरक रही है, जो कि राहगीरों के लिए खतरा बन रही है। साथ ही लैंडस्लाइड जोन सड़क के नीचे बसे मोहल्ले के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड किंकालेश्वर मोटर मार्ग हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर का मोटर मार्ग है और इस सड़क में जो भूस्खलन हुआ था उसके लिए लगातार मलबे के निस्तारण के लिए हमारे द्वारा पूरी बरसात भर यहाँ पर जेसीबी एवं टिप्पर योजित किए गए थे और वहाँ पर मलबे का निस्तारण करके उसको सुरक्षित लोक निर्माण विभाग की भूमि पर डाला गया और इसका जो भी भूस्खलन का उपचार कार्य है उसका आगमन दैवीय आपदा न्यूनीकरण मद के अंतर्गत मुख्य अभियंता महोदय को प्रेषित किया गया है। जैसे उस पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होगी, हमारे द्वारा निविदा आमंत्रित करके उपचार कार्य, जो सुरक्षात्मक कार्य सड़क का, वो प्रारंभ किया जाएगा। जो है कि ये रोड कटी थी कम से कम 2-3 साल पहले, उसमें चौड़ीकरण हुआ था। चौड़ीकरण के कारण जो साइड डेवलप हुआ, उसके कारण 1 साल तो नहीं पर दूसरे साल पिछली बारिश में सारा स्लाइडिंग हो गया, ऊपर से पूरी ज़मीन कटी हुई है और साथ में नीचे जो कुछ मकान हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। लगातार पत्थर गिरते रहते हैं, जब हल्की बारिश होती है तो पत्थर गिरते रहते हैं लगातार इसमें, तो कुछ लोगों के लिए भी खतरा है नीचे। पौड़ी में एक कलयुगी मां ने अपनी बेटी को जन्म देने के बाद उसे सड़क पर लावारिस फेंक दिया और जब तक किसी की नजर नहीं पड़ी तब तक वो नवजात की मौत हो चुकी थी। नवजात का जन्म करीब 6 से 7 घंटे पहले होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने नवजात के शव को पाबो क्षेत्र में पौड़ी बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोंगा मोड़ के कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया है। चौकी प्रभारी थे, वो गए और उन्होंने जो है उसमें डीएनए सैंपलिंग भी की गई है और उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई करें। हमारे जो प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क प्रभारी हैं और जो हमारी महिला कांस्टेबल्स तैनात हैं, उनके द्वारा भी लगातार जा के जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और अन्य के साथ गाँव में जाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। इसको थोड़ा और वृहद स्तर पर और लागू करने का हम प्रयास करेंगे। चौकी प्रभारी थे, वो गए और
उत्तराखंड के सिटी इलाकों के परिवहन की रीढ़ माने जाने वाले ऑटो विक्रम और अब सड़क से बाहर दिख जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद सड़कों से बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं आरटीओ शैलेश तिवारी का कहना है कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। 10 साल से पुराने डीजल विक्रम बंद होंगे और BS6 मानक CNG इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड वाले विक्रम शहर में चलेंगे। हमने जो अभी आपने देखा होगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS6 ले आए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है और जो नए विक्रम हैं जो 10 साल से कम आयु वाले हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2023 का टाइम नियत किया गया है। उधम सिंह नगर पुलिस ने 20,000 के इनामी राजवीर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। राजवीर यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं। पुलिस राजवीर के अपराधी इतिहास को खंगालने में जुटी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की है जिस पर 20,000 रुपये का इनामी था। इस अभियुक्त का नाम राजवीर सिंह है। ये बेसिकली सफेदी का काम करता है, परंतु इसके ऊपर गैंग रेप का एक मुकदमा पंजीकृत था और 2 साल से लगातार फरार चल रहा था। तो इसके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी और बहुत ही मेहनत से सुरागरसी करते हुए इसको दिल्ली से हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और ये अभियुक्त नशे का आदी है और इसने जो है रेप की घटना को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध है। इसमें इसके एक साथी अभी भी फरार है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। उस पर भी 15,000 रुपये का इनाम घोषित है। और इस सफलता में मेन जो है इसमें इंस्पेक्टर कविंदर और संजय बोरा, बलवंत सिंह और किरण मेहता इसमें मुख्य भूमिका इनकी रही और साथ में सर्वेलेंस के लिए कांस्टेबल भूपेंद्र ने इनका सहयोग दिया। और इस टीम के लगातार शातिर अपराधी है और लगातार ये ठिकाने अपने बदल रहा था और उसके पीछे लगातार टीम हमारी बाहर अदर स्टेट्स में डेरा डाले हुई थी। तो आज इनको एक बड़ी सफलता मिली है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।